ओके स्टूडेंट्स, सो फार हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था अबाउट ब्रीदिंग, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, गैसेस को इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे थे, उसका प्योरिफिकेशन किया हमने, डीऑक्सी ब्लड को ऑक्सी में कन्वर्ट किया, ऑक्सी वाले ब्लड को हम पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहे थे, एंड देन बैक टू द डीऑक्सी ब्लड टू द लंग्स। क्या मैम आपसे कभी नेहा मैम से? अच्छा, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो इस चैप्टर में ना बच्चा जी, नाउ पे अटेंशन, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में क्या हम देखेंगे कि जो भी हमने ब्रीदिंग में किया ट्रांसपोर्ट गैसेस का, वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के बाद उस गैसेस को हम कैसे लेके जाते हैं पूरे टिश्यूज की तरफ। तो वो जो लेके जाने वाला मीडियम होगा, दैट वुड बी अवर सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन सिर्फ गैसेस को नहीं ले जाएगा, बट उसके साथ और कुछ, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल्स है, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स है, इन सारे चीजों का हम एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है बच्चों की एक जगह से, मतलब ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें ए टू बी ही जा रही है, या ऐसा भी नहीं कि फ्रॉम बी टू ए ही जा रहा है। नो, दिस इज अ मिक्स प्रोसेस। जहां भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिकली बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यहाँ से ये चीज आ रही है तो इसका मतलब वो चीज एक डायरेक्शन में जाएगी। नो, जैसे हमारे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का लोकेशन कोई और होता है एंड उसको बनाने वाला कोई और होता है। आपको पता है, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जो होते हैं ब्रेन में, वो ग्लैंड हार्मोन तो बनाता है, बट उसका एक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, जो होता है आपके पेल्विक वेस्ट रीजन में। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है, मल्टी डायरेक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चीज का डायरेक्शन में कौन से चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो हम थोड़ा सा इस चैप्टर को पिछले वाले चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि इजी जाएगा। हमने कैसे पिछले वाले चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा था, राइट? तो लेट्स अज्यूम, या उसी को ध्यान में रखते हम ट्रांसपोर्ट को, सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। सो वी सी की सर्कुलेशन के दौरान हम सिर्फ गैसेस नहीं, बट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, इवन वेस्ट भी हमको निकालना है ना बाहर। लिखा नहीं है कि यहाँ पे? अच्छा, लिखा है, वेस्ट मटेरियल्स आर आल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, किडनी से उसको फिर इन द यूरिन और इन द स्टूल फॉर्म हम बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। नाउ हु विल टेल मी, ये ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपको हुआ है, एनिमल किंगडम में ये हुआ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो जल्दी से बोल दो, सो दैट इस पे हम ज्यादा वक्त नहीं। मैम बोलो। यस। मैम जैसे कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैम उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नहीं, पर उसका कैपिलरी। मतलब क्या है? ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, जनरली ओपन सिस्टम करते हैं, वर्टिब्रेट्स क्लोज करते हैं, सही बात है। बट व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड एंड ओपन? ओपन मैम क्लोज में ब्लड ना प्रॉपर प्रॉपर ब्लड ब्लड। वेसल्स में बहता है, जबकि ओपन में ऐसा नहीं होता। सो आई कैन से कि देयर इज नो प्रॉपर चैनल फॉर अ फ्लूइड टू फ्लो। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मतलब कोई भी बॉडी फ्लूइड्स है, सिर्फ यहाँ पे सर्कुलेशन मतलब ब्लड के बारे में नहीं सोचना है बच्चों। जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा है, सीरम यस है, मैम। लिम्फ है, तो पानी भी तो है। पानी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी ओनली, राइट? तो हमको सारे फ्लूइड्स को ध्यान में रखना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लड, बिकॉज ब्लड इज अ मेजर कंपोनेंट, तो हम डायरेक्टली ब्लड को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। बट यू शुड कंसिडर ऑल द थिंग्स जो फ्लूइड में, बॉडी के, जो बॉडी के फ्लूइड में पाते हैं हम। तो ओपन मतलब जैसे कि वहां पे कोई भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जैसे हमारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं, वैसे वहां पे कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्टली जो ब्लड है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। यू कैन से कि सेल्स आर सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड है मतलब क्या? डूबे हुए हैं इनटू द ब्लड, और जो भी बॉडी फ्लूइड है उसमें। हीमोलिम्फ होता है ना जनरली कॉकरोच में, जो ब्लड नहीं होता है, जिसमें आरबीसी नहीं होंगे, बट इट्स अ ब्लड लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ ब्लड। बट क्लोज में क्या होता है? यू हैव अ प्रॉपर ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे बॉडी में वी हैव आर्टरीज एंड वेन्स, जिससे हम ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड को सेपरेट रख के हम सेपरेट पाथवेज चला सकते हैं। तो आई होप ओपन एंड क्लोज में हम ज्यादा वक्त नहीं बताएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट। कैपिलरी यस ट्यूब, यस कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब्स ना बोलो, सिर्फ कैपिलरी बोल दो, दैट इज फाइन, डोंट ऐड द वर्ड ट्यूब। Okay, so we have different types of fluids like lymph, urine, टिश्यू के अंदर के फ्लूइड, ब्लड, प्लाज्मा को भी, ब्लड में ही प्लाज्मा और सीरम आ जाता है टेक्निकली, तो इधर ही लिख यस दे प्लाज्मा एंड सीरम।
एंड वाटर को भी ना भूलेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड ही है. Now there are two more extra terms. What is intracellular and extracellular circulation? इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन मतलब क्या? जब सेल के अंदर ही हम चीजों को घुमाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बायोमोलिक्यूल्स के वक्त बताया था, लेकिन बहुत पहले की बात है. सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या? जब एक सेल के अंदर ही जब हम न्यूट्रिएंट्स को या गैस हो या जो भी मटेरियल हो उसको हम सर्कुलेट करेंगे. तो एक सेल के अंदर सर्कुलेशन कौन से चीजों में होगा? ओनली इन पीके. वैसे जो बच्चे नए हैं पीके में, प्रोकार्योट. Prokaryote. वी हैव फ्यू न्यू स्टूडेंट्स हियर, सो उनके लिए बता रही थी मैं. एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन मतलब जहाँ पे प्रॉपर वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, सेल के अंदर हम कोई भी सर्कुलेशन को, मतलब ये मेरा सेल है, सेल के अंदर हम किसी चीज को नहीं इन्वॉल्व कर रहे. सेल के आजू बाजू से ये वेसल्स जाएंगी, बस जब ये वेसल्स जाएंगी, ब्लड जब जाएगा, तब यहाँ से ये सेल को एक्सचेंज किया जाएगा मटेरियल से. तो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर. सेल के बाहर ही हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल के अंदर नहीं. जैसे अगर मेरे घर पे कोई डिलीवरी देने के लिए आ रहा है, अगर मैं गेट के अंदर ले रही हूँ एंड देन कोई सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज इंट्रा. बट इफ डिलीवरी बॉय स्टॉप्स एट द गेट, delivers it and goes, that is extracellular. फालतू था ना एग्जांपल, इग्नोर. गुड इवनिंग मैम. कौन है ये अभी गुड इवनिंग कहने वाला? ये आशिका है या खुशी है? यस मैम. कौन था? मैम आपकी आवाज कम आ रही है. आप क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी आवाज कम आ रही है. Why are you screaming? आवाज मेरी कम आ रही है ना, तो why you screaming? धीमे से बोलो यार. मैम ठीक आ रही है आवाज बिल्कुल. अब ठीक है. ऐसा होता है ना, फोन पे भी हम जब कॉल करते हैं और सामने वाले की आवाज है तो हम खुद ही जोर से बोल देते हैं. इट हैपेंस अ लॉट. सभी के साथ होता है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है वो. ओके, तो लेट्स सी कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है. हम ब्लड में देखेंगे मेनली अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के सेल्स, और देखेंगे प्लाज्मा के बारे में. एंड आपकी कम आवाज आ रही है. मैम ठीक आ रही है बिल्कुल. रिजॉइन करो बच्चा. रिजॉइन. मतलब एग्जिट करो, कट करो एंड देन रिजॉइन. ओके, अभी समवन स्पीक. मुझे आ रही है कि आवाज सुननी है आपकी? Yes, ma'am. यस मैम. मुझे तो आ रही है आपकी आवाज. ओके, आई होप यू आर आल्सो गेटिंग माय वॉइस नाउ. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द कंपोनेंट्स. ब्लड के कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहला हम देखेंगे अबाउट प्लाज्मा, जो एक मेजर हिस्सा होता है. एंड इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, मतलब पानी तो होता ही है, पानी के साथ साथ हम ढेर सारे प्रोटीन्स देखेंगे. एंड यहाँ पे सेल्स नहीं होते. देयर आर नो सेल्स. प्लाज्मा वाला हिस्सा जो होता है उसमें कोई भी सेल्स नहीं पाएंगे हम, ओनली प्रोटीन्स एंड द वाटरी कंपोनेंट. एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमको अलग अलग सेल्स मिलेंगे, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ओके, ये क्लियर. ब्लड को हम दो हिस्सों में देखेंगे, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा वुड बी द मेन पोर्शन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर द सेलुलर पोर्शन, ऐसा कह सकते हो आप. और प्लाज्मा के हम अगर प्रोटीन्स को भी फिर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. यस, वेरी गुड. अच्छा, हो रखा है क्या ये चैप्टर बच्चा जी? सभी को हो रखा है? फिर तो मेरा काम मैम स्कूल में हो गया. हाँ, स्कूल में ही. अच्छा, मंजू को नहीं हुआ है. देयर आर मेनी पीपल जिसको नहीं हुआ है. ओके ओके, कोई बात नहीं. सो द प्लाज्मा का कंपोजिशन, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोटीन, वाटर तो है ही, मेजर पोर्शन एज अ वाटर. प्रोटीन्स देखो अब हमारे पास कितने अलग अलग और खूबसूरत प्रोटीन है. हर एक का बहुत खूबसूरत काम है. जैसे फाइब्रिनोजन होता है क्लॉटिंग में इन्वॉल्व. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लॉटिंग? अब जिसको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, बट जिसको नहीं पता है उनके लिए ये है. क्लॉटिंग मतलब जैसे एक बार अगर
कुछ आपको कट लग गया हाथ में या पैर में, कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है, अगर डीप चोट लग जाती है, तो ब्लड एकदम से बहने लगता है, राइट? बट आफ्टर सम टाइम उसको आप थोड़ा सा प्रेशर दबाओगे या कुछ भी नहीं करोगे ना, तो भी ब्लड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली कैसा होता है, इट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली। ब्लड में जो कंपोजिशन है प्लाज्मा का, उसमें होते हैं कुछ खास प्रोटीन्स या फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं कोआगुलेशन या क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब टेक्निकली इसको हिंदी में अगर बोलते कि अटना, जैसे दूध अगर बहुत आप उबालोगे तो थोड़ा सा अट जाएगा। am I right? Can you correct me कि क्या कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा दूध को अब उबालते हो तो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा श्रिंक होके ये हो जाता है, कम हो मैम जाता है। गाढ़ा हो जाता है। हाँ, गाढ़ा हो जाता है, बट यहाँ पे गाढ़ा इज नॉट राइट वर्ड। क्लॉट करना मतलब यहाँ पे रोकना, सिंपली जो बह रहा है, जैसे अगर पानी बहता है तो हम डैम लगा देते हैं बीच में, वैसे ही जब ब्लड बहुत बहता लगता है तो उसके बहाव को रोकने के लिए हम कुछ करते हैं। जैसे दूध पे एक ठीक हो जाता लेयर है। आती है, मैम जम जाता है जैसे। बहुत धीरे आवाज है नंदिता आपकी। जैसे दूध पे छाली की लेयर नहीं आती, वैसे क्लोटिंग में हमारा ब्लड रोकने के लिए वो ऊपर से क्लियर आ जाती है। ओके, बट नहीं, उसका रिलेवेंस नहीं, वो भी सही एग्जाम्पल नहीं रहेगा यहाँ पे। मैम ब्लड थिक हो जाता है। मैम क्लॉटिंग का हाँ, मतलब थिक, होता है ब्लड थिक हो जाएगा, दैट्स व्हाट क्लॉटिंग ही बता रही हूँ मैं, ब्लड थिक हो जाएगा। बट क्लॉटिंग मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम कि थिक हो रहा है या इकरा इंजुरी के ऊपर होनी, नहीं, इंजुरी के ऊपर जो बनता है ना, उसको हम फाइब्रिनोजन का मैश कहते हैं। देखेंगे हम उसको, कोआगुलेशन के में भी देखेंगे। तो कोआगुलेशन फैक्टर्स मतलब क्या, ऐसे फैक्टर जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये वाले टैब को इधर ही आना चाहिए, इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहीं पे रखेंगे हम, क्योंकि इसी के अंडर आता है वो। तो क्लॉटिंग मतलब वेरी सिंपल, अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो थोड़ा सा पिन चुबाओ हाथ को, थोड़ी देर उसको देखो, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप आएगा, खुद दबा के खून ना निकालना, वरना बोलोगे कि क्या सिखा रही है मैम। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप के बाद अपने आप रुक जाएगा। तो दैट रोकना जो होता है ना, हमें आंखों में तो दिखता है सामने से कि अच्छा यहाँ से ब्लड रुक गया आना, बट इंटरनली स्किन के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रोसेस चलेगी इस रोकने की, उसको हम टेक्निकली कहेंगे क्लॉटिंग। मतलब आसान भाषा में बताया मैंने इसको। मैम क्लोटिंग और कोगुलेशन में फर्क क्या है? हाँ, फर्क है, क्योंकि कोगुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं जब हमको वुंड को हील करना हो। मान लो वी हैव टू हील द वुंड नाउ। जैसे जैसे तो ब्राउन क्या, आवाज कट गई आपकी। ब्राउन जो हो जाता है मैम, स्किन पे जब चोट लग जाती है उसके बाद ब्राउन हो जाता है थोड़ी देर हाँ, बाद। वो जो ब्राउनिश कलर चेंज होगा, या फिर वहां पे जो चोट लगी थी वो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, करेक्ट, थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड, तो वो हो जाएगा कोगुलेशन। अटना मतलब जिससे जैसे जैसे मैम अभी से दूध ब्लड ना का हमने निकला जाए एग्जाम्पल स्पॉट दिया में। ना, सुनो सुनो, दूध का जो हमने एग्जाम्पल दिया, दूध का एग्जाम्पल दिया, जैसे बहुत उबालते हो तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसको हम कहेंगे कोगुलेशन। ठीक है, दैट वुड बी कोगुलेशन एंड नॉट क्लॉटिंग। एंड क्लॉटिंग मतलब कोगुलेशन को करने के लिए जो छोटे छोटे नॉट्स बनते हैं या बहुत सारे वहां पे ड्रॉप्स बन जाएंगे। जैसे अगर आपको बताना ही है ना टेक्निकली, देखो ये मेरे आरबीसीज ऐसे वेसल्स में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चोट लग गई तो यहाँ से आरबीसीज बाहर निकलने लग गए, फाइन, ये क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्लड के सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये जो इकट्ठा हो रहा है इसको हम कहेंगे क्लॉट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग। उसके बाद जो इसके ऊपर जो आप ब्राउनिश लेयर वगैरह कह रहे हो ना, जख्म के ऊपर या इंजरी के ऊपर, दैट वुड बी कोआगुलेशन। आप समझे क्लियरली? यस मैम। यस मैम मैम। ओके। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि ये क्लॉट बनना, अभी ये सारे सेल्स को पता कैसे चल गया कि अरे मुझे यहाँ पे रुकना है, बहुत सारा एक इकट्ठा कर रहा है ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, तो वो एक सिग्नल बनता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे स्किन में कट लग गई ना, तो इस जगह वाली जो भी सेल्स है वो एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगे, ब्लड्स को भी सिग्नल भेजेंगे कि अरे यहाँ पे कट लग गया है, तो अपने सारे कोआगुलेशन फैक्टर्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर दो, जो थ्रोम्बिन होते हैं ना, प्लेटलेट्स, उनको एक्टिवेट कर दो और यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लो। तो क्लॉट बना लो, क्लॉट बना लो मतलब रोकना है आगे, ताकि पीछे से जो भी आरबीसी आए वो यहाँ से बाहर ना जा सके। तो वी आर जस्ट क्लॉटिंग इट, स्टॉपिंग इट। उसके बाद फिर कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा। सो मैम वी हैव, हाँ
मैम अगर ये आरबीसी अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से क्लोटिंग होती है तो फिर सीरम का क्या फंक्शन है? सीरम का यहाँ पे क्या कनेक्शन है? व्हाई यू आर कनेक्टिंग दैट? सीरम का फंक्शन क्लॉटिंग से कोई लेना देना नहीं है। प्लाज्मा में से आप जब क्लॉटिंग फैक्टर को कम कर देते हो, मतलब ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पानी है, प्रोटीन है, कुछ छोटे छोटे मोनोमर्स है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड कुछ मिनरल्स है। इनमें से अगर ये वाला हिस्सा निकाल दो ना आप, पीपल कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट अगर आप बात नहीं कर रहे हो, वरना मुझे म्यूट पे डालना पड़ेगा। पीपल कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट इफ यू आर नॉट टॉकिंग, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो देखो, ये वाला हिस्सा अगर मैं निकाल दूं मतलब क्या, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं लेबोरेटरीज में, ब्लड में से हम प्लाज्मा एंड सीरम को सेपरेट कर सकते हैं। तो सीरम मींस व्हाट? अगर प्लाज्मा में से हमने ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया तो बचता है क्या? पानी एंड बहुत सारे प्रोटीन्स एंड थोड़े बहुत मिनरल्स एंड ग्लूकोज। तो वो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड सीरम। उसका क्लॉटिंग से आप क्या कनेक्शन पूछ रहे हो? क्या कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा है कुछ ऐसे, जिसने भी ये मैम क्वेश्चन पूछा था? फाइब्रोनेजिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ना। यार अभी आपने मुझसे सीरम के बारे में पूछा, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइब्रिनोजेन। कंफ्यूज कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को। आर यू द सेम पर्सन मैम या किसी और मैंने ने नहीं पूछा? पूछा, मैम किसी और हाँ, ने पूछा था। अच्छा ओके, हाँ 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 ओके। फाइब्रिनोजेन, यस दैट इज अबंडेंट इन योर ब्लड, ट्रू। किसने पूछा था पहले वाला क्वेश्चन मुझे कि सीरम का क्लॉटिंग से क्या? मैम मैंने पूछा था। हाँ निशा, आप क्या पूछ रहे थे एग्जैक्टली? मैम फिर सीरम को क्लोटिंग फैक्टर क्यों बोला जा रहा है? किसने कहा सीरम को क्लॉटिंग फैक्टर? मैम लिखा भी है। कहाँ पे दिखाओ? मैम मैम ये सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर उसको देख के बोल रही है शायद। अरे दैट इज अ फॉर्मूला टू रिमेम्बर। वो आपको फॉर्मूला करके, दैट इज जस्ट गिवन टू रिमेम्बर। सीरम अगर याद रखना है, रुको, आप लोग ओके कंफ्यूज। मैम क्लियर है। कंफ्यूजन हो ये रही थी, वो ना इक्वल का साइन लग रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं आप लोगों का। सी वी हैव ब्लड, ओके। ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा है, जो एक कलरलेस या स्ट्रॉ कलर का, नॉट कलरलेस टेक्निकली, कुछ पेल येलो सा, लाइट येलो सा, क्यूट सा होता है ये। उसको येलो ही लिख रही हूँ मैं अब। फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है। स्ट्रॉ मतलब जो पीने वाला स्ट्रॉ है वो नहीं, स्ट्रॉ मीन समथिंग इन बिटवीन पेल येलो टू येलो, ऐसा वाला। तो उस कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर ढेर सारे पानी और प्रोटीन्स एंड मिनरल आयंस वगैरह हमको मिलेगा, प्रोटीन्स एंड आयॉन्स वगैरह। तो प्रोटीन्स में क्या आते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोटीन्स में ही एक हिस्सा है, बिकॉज फैक्टर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। एंड दूसरी ओर हमारे पास क्या है ब्लड में? दूसरी ओर है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मुझे हो रहा है आज कलर ब्लाइंडनेस, दिख नहीं रहा है कुछ। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सीरम की, तो सीरम को अगर याद रखना है, तो इस प्लाज्मा में से इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, तो बचेगा क्या? हमारे प्रोटीन्स, आयंस एंड जो कुछ भी वाटर वगैरह कंटेंट है वो सब। तो सीरम इज नथिंग बट प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो तो बच जाएगा जो कुछ भी बचता है, दैट इज कॉल्ड एज इन टोटल सीरम। आप समझे? यस मैम। ओके, सो नाउ दिस इज क्लियर। हाँ, रिमूव फाइब्रिनोजन लिखने से बेटर है कि पूरा क्लॉटिंग फैक्टर्स ये सभी को एक साथ लिख दो। क्या? कौन सा? नो मैम, नो मैम। समझे या नहीं? आगे चले एवरीवन? मैम यस समझ मैम, में आ समझ गया, आ आगे गया। चलिए। यस मैम। ओके। प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर, यस मानसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर इज नथिंग बट योर सीरम, ट्रू। सीरम में प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे यार, जैसे एल्ब्यूमिन, देन ग्लोब्यूलिन, सिर्फ उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, बट यू विल गेट अदर प्रोटीन्स आल्सो इन द सीरम। चले आरबीसी की तरफ एवरीवन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वैसे आज आपकी जनसंख्या कम है यार, बहुत से बच्चे होते हैं, एंड एवरीबॉडी इज गर्ल्स ओनली आई गेस। यस मैम, एनी कल भी बॉय? 9 बच्चे आप थे कोई? इस क्लास में। क्यों? अभी कोई आपके एग्जाम्स है, प्रैक्टिकल्स ये वो कुछ है? नो मैम। फाइल बनने के लिए। मैम हमारे ओके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ओके ओके, फाइन फाइन।
Okay, so let's start with हमारे RBCs. It is also called as Erythrocytes. एरिथ्रोसाइट। साइट का Erythrocytes. मतलब क्या होता है टेक्निकली? साइट मतलब सेल्स, साइट मींस सेल्स। ओके, सो पता है बच्चा, कभी कभी ना हम आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स तो कहते हैं, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। Corpuscles. If you come across this term, then you should know कि corpuscles is nothing but red blood cells ही। फाइन, सो Yes, इसकी ma'am. Yes, ma'am. कलरेशन रेड होती है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। देन कुछ 50 to 55 लाख पर mm होता है ब्लड में। एंड अगर आप मेल की बात करो, मेल में कुछ 5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होगा। एंड फीमेल विल हैव समवेयर अराउंड 4 लीटर ऑफ ब्लड। बिकॉज मस्कुलर बिल्डअप ज्यादा होता है मेल्स में, मस्कुलर बिल्डअप ज्यादा होने की वजह से ब्लड का सप्लाई भी वहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड है कंपेयर टू द फीमेल, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो हमेशा ये चीज भी याद रखना, अगर कभी नीट वगैरह क्वेश्चन में आता है तो कितना रहेगा बिल्डअप। देन दे आर क्रिएटेड इन बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या है? जो आपके मेन बोन्स है ना, जैसे आपके आर्म्स, थाई बोन, स्कल हो मैम जो गया, बिग बोन्स होती है हमारी बॉडी की। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, हिप बोन हो गया, ये जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं, बिग बोन्स, यस, तो उनके बीच में होता है मैरो, मींस द सेंट्रल कोर पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसको मैरो कहते हैं, ठीक है। तो रेड मैरो एंड व्हाइट मैरो, ऐसे दो मैरो है, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि बोन मैरो इज अ सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ बिग बोन्स, जो क्या करता है, हिमैटोपोएसिस करेगा। इट विल डू वन प्रोसेस कॉल्ड एज हिमैटोपोएसिस, मतलब ब्लड सेल्स का सिंथेसिस। फॉर्मेशन। हाँ, सारे ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो भी है, प्लेटलेट, सब कुछ जो है वो कहाँ पे बनता है? इन द बोन मैरो। बाय व्हाट प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ हिमैटोपोएसिस। एंड मैम जब स्टेम सेल कोई, से बनते हैं तो। हाँ, हिमैटोपोएसिस का प्रोसेस का नाम है, इनके अंदर जो हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल है वही सारे ब्लड को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करती है। बट वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, मैं इसको हैशटैग करके लिख रही हूँ कि हिमैटोपोएसिस जब फीटस में होता है, यंग वन में होता है, तब वो लीवर में होता है। एंड जब अडल्ट में होगा तब वो बीएम में होगा। बीएम इज नथिंग बट योर बोन मैरो। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि फीटस में बोन्स डेवलप नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है किसी और ऑर्गन को वो काम करना पड़ेगा। तो टेम्पररीली फिर वो लीवर टेक ओवर कर लेता है फीटस में, कि वो हेमाटोपोइसिस करके ब्लड मैम सेल्स लीवर और बनाते रहेगा। स्प्लीन में होता है। नहीं नहीं, स्प्लीन में नहीं होगा बच्चा जी, स्प्लीन मैम में तो कोइटस में होगा। मैम स्प्लीन में भी होता है। यस मैम होता है। यस मैम स्प्लीन इज कोइटस में कॉल्ड एज, स्प्लीन में भी होता है। अच्छा मैम लेकिन फीटस की अडल्ट बात कर में रहे हो? हाँ 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 हाँ, फीटस में होता है, मुझे लगा आप अडल्ट की बात कर रहे हो। हाँ, मैम फीटस में, अडल्ट में तो ग्रेवयार्ड है वो। हाँ, अडल्ट में ग्रेवयार्ड है, ट्रू। फीटस में होता है, दैट इज करेक्ट। बट अडल्ट में दैट विल बी अ ग्रेवयार्ड, मतलब जिसको हम कहते हैं शमशान। जो भी बच्चे जिनको हुआ नहीं है ये, यस मैम। शमशान मीन्स व्हाट, इन शॉर्ट जो भी डैमेज्ड आरबीसीज है या जिनके भी आरबीसी का लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, देयर इज अराउंड 120 डेज ऑफ लाइफ स्पैन। तो 120 डेज के बाद हर आरबीसी को क्या करना पड़ेगा? चुपचाप जाएंगे स्प्लीन में एंड दे विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड न्यू सेल्स फिर बीएम, मतलब बोन मैरो से फिर से ब्लड वेसल्स में हम सिक्रीट कर देंगे। शेप देखो, बायकॉन्केव। बायकॉन्केव शेप जो आपकी चाय की प्याली होती है ना, उस शेप का होता है ये। एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ऐसा क्यों? मैम मैम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके इसलिए। Yes, very true. Mansi, this spleen is located near your stomach region. स्प्लीन के बारे में अच्छा आपसे डाइजेस्टिव पढ़ा ही नहीं है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। स्टमक के अपर साइड पे, मतलब आपका स्टमक होता है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट मैम साइड बैक के साइड थोड़े में से, होता है ना। सॉरी, राइट साइड के थोड़े से अपर साइड में, ऊपर के साइड में, नीचे के साइड पे आपका इंटेस्टाइन, गैल ब्लैडर एंड लिवर आ जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर के साइड में, अब इसका डायग्राम नहीं है यार मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा। मैं डायग्राम ढूंढ के फिर दिखाऊंगी आपको, अब ऐसे कैसे दिखाऊं मैं। बट इन बिटवीन योर रिब्स, रिब्स के अंदर आएगा, डायफ्राम के नीचे, स्टमक के ऊपर, रिब्स के बीच में, ऐसे। किसने पूछा था? मानसी ने। समझे कुछ? नहीं समझे? यस मैम मैं आ समझ गया। गई। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम स्किप नहीं करना था, बहुत सारी चीजें वहां पे आपके मिस हो रही है। एनीवेज हम लोग कराएंगे उसको। क्या गया फिर? रह गया हमारा फंक्शन।
फंक्शन आरबीसी का एक तो ट्रांसपोर्ट करना रेस्पिरेटरी गैसेस को, साथ ही सारे न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी गैसेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल आल्सो हेल्प, नॉट ट्रांसपोर्ट बट हेल्प। ओके, सो आरबीसी के बारे में लिखने जैसा बहुत कुछ है, उसके नॉर्मल पिगमेंटेशन के बारे में लिखोगे। एंड जिसने भी न्यूक्लियस का आंसर दिया था दैट वाज वेरी करेक्ट, कि न्यूक्लियस एब्सेंट इसलिए होता है बिकॉज इट कैन प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया, एंड इसमें बाकी के मेम्ब्रेन सिस्टम वाले ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, तभी पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं आरबीसी। होती। हाँ, इसलिए आरबीसी जो जिंदा होती है ना, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पे ही जिंदा होती है। ग्लाइकोलाइसिस से जितने भी एटीपी बनेंगे ना, उतना एटीपी वो खर्चा करके अपना Yes, ट्रांसपोर्ट अपना काम चलाएगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी नहीं है ना उसमें, सो क्रेब्स साइकिल ईटीएस कुछ नहीं चलेगा। सो अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे और चलता है अकेला, तो दैट इज इन आरबीसी, बिकॉज उनमें कोई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है नहीं। यस, दिस स्लाइड इज क्लियर। यस मैम। यस मैम। मानसी, स्प्लीन वाला आंसर Yes, मैंने कर ma'am. दिया है, बड़ा ऑर्गन होता है लीवर के पास में। हाँ नंदिता, कुछ बोल रहे हो? नो मैम, क्लियर अच्छा, है। हाथ दिखाने का मतलब क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ सेल्स हिलते दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? लाइक ये जीआईएफ यस विजिबल है या मैम। सिर्फ मुझे दिख रहा है? यस मैम, मैम दिख मुझे रही है। दिखाई दे रहा है। दिख रही है, ओके फाइन। सो दीज आर आवर डब्ल्यूबीसीज। बहुत अलग अलग तरीके के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, एंड आप एक कॉमन चीज देखोगे, सॉरी अनकॉमन चीज देखोगे डब्ल्यूबीसी में, कि इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, कुछ 3 से 4 दिन ही ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे डिफेंस है, हमारे वॉरियर्स है, सोल्जर्स है, इम्यून ये सिस्टम का डिफेंस पार्ट सिस्टम है में मैम। काम करेगा। तो हमेशा इनको रीजनरेट करना, इनको फ्रेशली प्रिपेयर करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको स्टॉक में प्रिपेयर करके रख दिया तो जब भी आएगा कोई दुश्मन बैक्टीरिया वायरस, उसको हम यहाँ पे वॉर करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कीप देम फ्रेशली प्रिपेयर्ड। सो फाइन, WBCs आर आल्सो कॉल्ड एज Leukocytes. ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट। करेक्ट। तो ल्यूकोसाइट्स, अरे अरे इसको क्या हो गया? ल्यूकोसाइट्स आर व्हाट? कलरलेस, कुछ 6 to 8,000 per mm क्यूब मिलते हैं। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड न्यूक्लियस क्या होता है ना, मल्टी लोब्ड होता है। समटाइम्स द न्यूक्लियस इज, ये जीआईएफ के वजह से स्लाइड बच्चों स्लो हो रही है मेरी। मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लोब है, 2, 3। यस मैम। यस मैम। तो मल्टी लोब मतलब क्या? न्यूक्लियस में ना ऐसे 3-3, 4-4 या 1-1, 2-2 ऐसे लोब्स बने हैं। सी हियर, यहाँ पे भी। तो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी कि उनका न्यूक्लियस, अब ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो? यस मैम। कैन यू सी? ये पर्पस से डाला है मैंने Yes, फिगर, ma'am. ये डॉट 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 छोटे 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 कुछ, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस यार। ये जीआईएफ थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है, सो दैट आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली। फाइन, ये डॉट जो होते हैं ना, इस इज कॉल्ड ग्रैन्यूल्स। एंड ये ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे? इनमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स या मटेरियल होगा जो बैक्टीरिया को मार सकता है या वायरस को मार सकता है। तो डब्ल्यूबीसी पता है आपको, एक बात याद रखनी पड़ेगी कि डिफेंस, जैसे हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एयरवेज लेते हैं, या सोल्जर्स में हम आर्मी लेते हैं, या डिफेंस में हम एयरफोर्स लेते हैं, लाइक इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, ऐसे 3 सेक्शंस है। हर एक सेक्शन अपना अपना स्ट्रेटेजी करता है। वैसे ही ठीक हमारी बॉडी भी करती है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज एंड अलग अलग मेथड से हम बैक्टीरिया या वायरस को अटैक करते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया एंड वायरस की बात नहीं हो रही है, कभी कभी किसी लोगों को अगर किसी चीज की एलर्जी है, तो वो कोई भी पार्टिकल ऐसा फॉरेन हो ना बॉडी के लिए, मतलब बॉडी का अपना नहीं है, उसको एज अ बॉडी एक थ्रेट या एक कोई दुश्मन करके ट्रीट करती है। इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। एनीथिंग इन आवर बॉडी। आपको ये पता है कि जो फीटस डेवलप होता है ना बेबी में, मींस व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, तब जो फीटस डेवलप होता है दैट इज आल्सो इनिशियली कंसीडर्ड एज अ फॉरेन ओनली, क्योंकि वो बॉडी का एक हिस्सा नॉर्मल वाला नहीं होता है। इट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग अननेचुरली फ्रॉम आउटसाइड। तो दैट्स व्हाई मेनी फीमेल्स विल फील द सिम्टम्स, नॉशिया होता है, वॉमिटिंग, यू फील गिडी, कभी टायर्ड हो जाते हो, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी ज्यादा लगेगी, सो वेरियस सिम्टम्स, because body is adapting to this new thing. ओके, एंड उस टाइम पे वीक हो जाता है पूरा इम्यून सिस्टम। तो एनी फॉरेन पार्टिकल एंटरिंग योर बॉडी वुड कॉल एज एंटीजन।
एंड हर एंटीजन को फाइट करने का तरीका अलग होगा। तो उनमें से एक तरीका है ऐसे ग्रैन्यूल्स को हम लेके मारेंगे। ग्रैन्यूल्स के अंदर होते एंजाइम्स। तो ये सेल जब किसी एंटीजन को देखेगा, उसके पास जाएगा, अपने ग्रैन्यूल से एंजाइम सिक्रेट करेगा और सामने वाले को मार देगा, ऐसा। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, दे आर कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट्स। एंड इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा कोड वर्ड है BEN। ओफो, ये स्लाइड थोड़ा जल्दी भगाओ बच्चों, ये GIF की वजह से मुझे लिखने नहीं आ रहा है फास्ट में। सो BEN स्टैंड्स फॉर बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। Look at this, basophil, eosinophil and neutrophil. So ये तीनों क्या है? Ben is granulocytes, अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब दो ही है, lymphocytes and monocytes। मोनोसाइट्स। इसको भी याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो पता है? लिम्फोसाइट्स में M आता है, तो ये M एंड मोनोसाइट्स का M याद करके रख लो, सो दैट कुड बी इजी टू रिमेंबर। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर अग्रैन्युलोसाइट्स। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि मैम ऐसे ही खींच के बात कर रही हूँ, नो, वेरेवर आई एम एक्सटेंडिंग अ टॉपिक इट मींस कि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स तक क्लियर? यस मैम मैम। इनका भी ग्रेवयार्ड स्प्लीन ही होता है। हाँ हाँ, सारे इसका ग्रेवयार्ड नहीं, इनका नहीं, नहीं, इनको हम डायरेक्टली बॉडी में ही लाइसोसोम्स के मदद से हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मैम ये डिस्ट्रॉय हो जाते तो फिर कहाँ पे जाते हैं? नहीं, लाइसोसोम इसको क्या करेगा, ये पूरे सेल्स को फ्रैगमेंट्स में कर देगा, एंड ये फ्रैगमेंट्स फिर कोई प्रोटीन्स बनेगा, कोई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जो हम अब इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या जो भी सेल्स के ऑर्गेनल है, हर एक को तोड़ दो, कोई ना कोई एक सिंगल मोनोमर हो जाता है, एंड इसी को हम यूटिलाइज कर देते हैं किसी और सेल के रॉ मटेरियल में, ऐसा। ओके मैम। या समटाइम्स दिस इज वन प्रोसेस जब नॉर्मल होती है, या कभी कभी जब बॉडी में इन्फेक्शन हो, एंड इन्फेक्शन को अगर जब बाहर निकालना होता है, जैसे सर्दी हो गई है, मान लो छोटी सी सर्दी, सर्दी भी इन्फेक्शन का ही नतीजा है, सर्दी खांसी। तो सर्दी के वक्त जो आपके नाक में से या थ्रोट में से या इसमें से आपका माउथ में से जो म्यूकस निकलता है, दैट इज ऑल्सो द वन वे वेर यू रिमूव दिस सेल्स। ये सेल जब होते हैं ना, ये सेल क्या करते हैं, जब एंटीजन को पकड़ते हैं तो म्यूकस में स्टक हो जाते हैं, एंड जब आप उसको थूकते हो बाहर, उसके साथ वो भी निकल जाएगा। तो इन्फेक्शन के वक्त दैट इज द वन वे, आइदर बाय योर यूरिन और बाय स्टूल और बाय माउथ यू कैन रिमूव। या फिर अगर उस तरीके से नहीं जा रही है इन्फेक्शन अगर बॉडी के बाहर, तो जो हम टैबलेट लेते हैं, जो गोलियां या सिरप्स पीते हैं, उससे क्या हो जाएगा, इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, इट विल गेट डिसॉल्व्ड कंप्लीटली, इसको नलिफाई कर देंगे हम। आपको और एक चीज मैं बता दूं एज जस्ट इंफॉर्मेशन, हम जनरली अगर ऐसा कहते हैं कि बहुत खांसी आई है, या फिर खास खास के बहुत बार कफ निकलता है या म्यूकस निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चेस्ट में इंफेक्शन हुआ है इसलिए म्यूकस निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो बैक्टीरिया है उसके साथ आपकी बॉडी फाइट कर रही है, तो वो निकलना एक तरह से अच्छी बात है, दैट इज मीन्स योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फेक्शन। ओके, सो यू शुड बी प्राउड, जब भी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, दैट मीन्स योर बॉडी इज फाइटिंग बैक। यस मैम। सो दिस इज द सेम थिंग, ये सेम ही चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ग्रैनुलोसाइट्स वी हैव BEN, BEN उल्टा है ये, BEN, एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसके परसेंटेज याद नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लीव इट, नो प्रॉब्लम। ओनली ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स से उनके ये दो एग्जांपल्स बस, क्योंकि डिफिकल्ट है, इतना आप याद नहीं रख पाओगे बच्चे, आपके लेवल में मैम, इतना। मैम अगर कोई फर्स्ट टाइम पे हमें इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले कौन सा व्हाइट ब्लड सेल उस पर अटैक करता है? डिपेंड्स, बिकॉज देखो अब उसी के बारे में बताऊंगी मैं, यहाँ पे वही पता चलेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजीज, मैंने क्या कहा कि स्ट्रैटेजीज होती है, दुश्मन ने कौन सा तरीका का पहली बात दुश्मन है और किस तरह से वो दुश्मन बॉडी को अटैक कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड किया या डिसाइड किया जाएगा कि कौन से WBCs को हम एक्शन में लाने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यही से हम शुरुआत करते हैं,
देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मतलब वो ऐसे सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। नाउ व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? न्यू टर्म बट इम्पोर्टेंट। मैम बच्चे आपको 11th में ये सब बेसिक्स क्लियर करना है, बिकॉज 12th में ये पूरे इस पे ना एक वन होल चैप्टर है। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग, क्योंकि पूरा एक चैप्टर आपको ये इम्यून पे ही पढ़ना है। तो मैम निकलना साइट मतलब नहीं, हाँ निगलना, यस मुझे निकलना सुनाई Injection दिया। of मतलब मूव करवाना इंजेक्शन ऑफ body एनगल्फ को। करना, यस कराना मैम। एनगल्फ करता है, निगल लेता है। मुझे निगल सुनाई दिया एक्चुअली, निगल लेता है, दैट इज वेरी करेक्ट। तो ये जो होते हैं सेल्स न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करेंगे, जैसे ही उनको दिखा कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया है या कोई वायरस आया है, इसके अगर पास में आ जाता है तो इसको ये निगल लेता है। तो अब क्या हो गया, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे कि इनके अंदर जो भी एंजाइम्स है ना, न्यूट्रोफिल्स के पास तो एंजाइम्स है, ये क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। पीपल म्यूट इट, म्यूट योरसेल्फ। एंड ऐसे छोटे छोटे में टुकड़ों में जब वो कट करते हैं तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये है पहला प्रोसेस। बट अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, सिर्फ एनगल्फ करके मार नहीं पाएंगे हम, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे क्या करेंगे, ये सेल्स ये टुकड़े को ऐसे झंडे के जैसे अपने सेल के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। किसको? टू अदर स्ट्रॉन्गर व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ये थोड़े स्ट्रॉन्गर सोल्जर्स है। तो बी सेल्स टी सेल्स क्या करेंगे, फिर इसको आके रिकॉग्नाइज करेंगे, बी सेल और टी सेल, एंड फिर उनका एंटीबॉडीज बनाना होगा या कोई केमिकल सीक्रेट करना होगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा वाला बैक्टीरिया है। तो सरिता आपने जो पूछा कि सबसे पहले एंटीजन जो आता है, वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज है। कोई टीबी करता है, कोई फूड पॉइजनिंग करता है, कोई कोई और इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, एनीथिंग एनीथिंग कैन हैपन। कोई सिंपल कोल्ड या कफ भी कर सकता है। तो हर एक बैक्टीरिया का अटैक करने का तरीका अलग, उसी तरह से हर क्योंकि एक मैम ने बताया था कि कोई भी इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उस पे अटैक करता है। बट वैसे अगर देखा जाए न्यूट्रोफिल्स के पहले भी एंटीबॉडी आईजीएम जो है वो आता है, उसके भी पहले। बट आपके लेवल पे वो है नहीं, दैट इज Yes, नॉट ma'am. एट ऑल। डिपेंड तो करेगा, जो वायरस है उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ उस पर डिपेंड करेगा। नहीं बट न्यूट्रोफिल्स को जैसे अभी सरिता कह रही है, ये भी एक तरह से सही है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ना, ये दो चीज करेगा। एक चीज तो ये बैक्टीरिया को तोड़ भी देगा। अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ताकतवर है, खुद अगर न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को मार नहीं पा रहा है या सारे बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रहा है ना, तो वो अपने दूसरे सेल्स को बुलाता है। तो दैट इज समवेयर ट्रू की जो मैम ने कहा है, समवेयर इज आल्सो राइट, कि पहले न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे सेल्स को भी बता सके कि अगर उनसे काम नहीं बन पा रहा है तो दिस कुड हैपन। एंड यहाँ पे जो मैंने ये दिखा है ना परसेंटेज, बच्चों ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं, बट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पैथोलॉजी लैब्स होती है, उनमें ये परसेंटेज बहुत मैटर करती है। न्यूट्रोफिल्स अगर इससे ज्यादा परसेंटेज में अगर ब्लड में दिखता है तो उसका मतलब ब्लड में इन्फेक्शन है, किसी न किसी चीज का इन्फेक्शन है। सेम चीज, हर एक चीज को अगर एक लेवल के ऊपर आप देख रहे हो, इसका मतलब ब्लड में कोई ना कोई गड़बड़ी है, बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। उस चीज से पता चलता है फिर किस टाइप का इन्फेक्शन है, उसको कैसे ट्रीट करना है। सो दैट इज वन इंडिकेशन या सिग्नल हम कह सकते हैं। फिर सिमिलरली हमारे पास दूसरा वाला है बेसोफिल, जो कुछ 1% तक ही होता है, इसके ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज ये ना इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम करेगा। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या? जहां पे रेडनेस हुई हो, स्वेलिंग हुआ हो, पेन हुआ होगा, मतलब मान लो कुछ मेजर चोट लग गई हो, आप कहीं पे गिर गए हो, आपके घुटने पे अगर चोट लग गई है, तो वहां पे एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है, खून वगैरह बहने के बाद वहां पर रेडिश भी एरिया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जहां पे आप दिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो सिर्फ चोट की वजह से इन्फ्लेमेशन आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स इंटरनली ही सेल के अंदर भी अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया एलर्जी वगैरह जाके वगैरह भी हो बैठा है, जाती है तो क्या हो गया? मैम एलर्जी हो जाती है तब भी बेसोफिल्स एक्ट करते हैं ना। नहीं, एलर्जी में ना इयोसिनोफिल एक्ट करेंगे।
यस यस एलर्जी हो गई किसी चीज की तो एओसिनोफिल्स एक्ट करेंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल एओसिनोफिल कितने होते हैं? 2 से 3%। अगर 2 से 3% के ऊपर एओसिनोफिल डिवाइड हो रखे हैं आपके ब्लड में, इसका मतलब किसी ना किसी चीज की आपको एलर्जी है। फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे ये एलर्जी हुई। वैसे ही अगर बेसोफिल 1% से ज्यादा हो रखा है ब्लड में, मतलब समवेयर इन योर बॉडी इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन वगैरह कुछ आया है बॉडी में। इंटरनली भी हो सकता है, अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर भी हो सकता है, कभी लंग्स के ऊपर, कभी स्टमक, कभी इंटेस्टाइन। तो दैट विल सिग्निफाई कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। सिमिलरली मोनोसाइट्स भी क्या है? न्यूट्रोफाइल्स जैसे मैम ये भी फैगोसाइटोसिस सेल्स है। यस। मैम हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन इज वन ऑफ द केमिकल जो मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स सिक्रेट करेंगे। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये क्या है? तीनों भी केमिकल्स है जो जैसे ही इन सेल्स को पता चलता है कि किसी एक जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वहां पे ये केमिकल्स वो सेल सिक्रीट करती है ताकि वहां के जगह के ऊपर हम बाकी सेल्स को बुलाए एंड वहां पे रेगुलेशन या रिपेयर या जो भी वहां पे ट्रीटमेंट करवाना है वो स्टार्ट करे नेचुरली। दिस इज बाय बॉडी। ओके, बॉडी खुद ही को ये करती है, सिग्नल भेजती है, मान लो। हिपेरिन इज समटाइम आल्सो यूज्ड एज एंटीकोआगुलेंट। इसको मैम हम हिस्टामिन तो प्रोटीन होता है ना? हाँ हाँ प्रोटीन ही है, ये सारे प्रोटीन ही है। बच्चा प्रोटीन कैन प्ले वेरियस रोल्स। हॉर्मोन्स भी प्रोटीन से, एंजाइम्स भी प्रोटीन से, ये भी प्रोटीन से। प्रोटीन्स का बहुत वाइड रोल है। ये बायोमोलिक्यूल्स में भी देखा है हमने। प्रोटीन्स डिफेंस में भी प्रोटीन्स काम करती है ना, यही तो है डिफेंस में प्रोटीन्स। ये सारे प्रोटीन्स ही तो, ये सेल्स जो है ना इसके अंदर के जो ग्रैन्यूल्स थे वो भी प्रोटीन्स है। देन ये सारे सेल्स है जो बी सेल एंड टी सेल सिक्रीट करेंगे। बी सेल सिक्रीट करता है एंटीबॉडी को, वो भी प्रोटीन है। ये भी टी सेल भी केमिकल को सिक्रीट करता है, वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स का वाइड रोल है, बहुत सारे रूप में हम प्रोटीन्स को देखते हैं। तो एंटीकोआगुलेंट मतलब, ध्यान दो, एंटीकोआगुलेंट मतलब जब आप ब्लड को बाहर लेते हो, मतलब आपने सपोज कभी कभी अगर ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो सुई लगाते हैं हाथ के ऊपर। सुई लगा के क्या करेंगे, एक छोटे से बॉटल में ना वो स्टोर करेंगे ब्लड को। यस मैम एंड अगर हम ब्लड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो जल्दी से वो क्या हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा, मतलब उसमें क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही हम उसके अंदर एक केमिकल डाल देंगे, हिपेरिन, या उसको हम एंटी कोआगुलेंट कहते हैं। ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में रखना, उसको गाढ़ा होने ना देना, दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोआगुलेंट। तो जो लैब्स में काम करते हैं ब्लड के ऊपर, वो जो ब्लड निकाला जाएगा आपके बॉडी में से, उसको पहले एंटीकोआगुलेंट में डालना पड़ेगा। इवन विटामिन के को भी यूज किया जाता है। नहीं, विटामिन के इज यूज एज क्लॉटिंग फैक्टर, नॉट एंटीकोआगुलेंट। ये क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, विटामिन के क्लॉटिंग में एक्चुअली हेल्प करेगा। ये बुक में है क्या, आई डोंट रिमेम्बर विटामिन के। सी लेटर मैम पहले पढ़ा है लेकिन। हाँ, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, विटामिन के विल एक्टिवेट योर क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसी की बॉडी से, अगर किसी की बॉडी में ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो भी स्टामिन का यूज करते हैं ना? नो, ब्लड ट्रांसफर के दौरान हिस्टामाइन क्यों आएगा? कहाँ पढ़े हो आप ऐसा? इससे क्लोटिंग ना हो। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं, अलग है। हिस्टामाइन ये बॉटल के अंदर डालते हैं कि मतलब जब बॉटल में हम कोई भी मतलब किसी का ब्लड डाले तो वो ब्लड क्लॉट ना करे। किसी के पर्सन के अंदर डालते हैं, ये बॉटल के अंदर डालते हैं जिसमें हम प्रिवेंट करके रखते हैं ट्रू blood को। ट्रू, ये पर्सन के अंदर नहीं डालेंगे हम, किसी की बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे, बॉटल में रखा होगा, राइट, ट्रू। बट मुझे ये बात बोलनी है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपने देखा होगा, मतलब एक तरफ एक आदमी लेटा है जो डोनर है, वहां से हम ब्लड को लेके जा रहे हैं रिसीवर के पास थ्रू अ बॉटल, तो वहां पे ब्लड फ्लो कंटिन्यूअस है एंड कहीं पे भी हम एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो यू डोंट रिक्वायर अ कोआगुलेंट देयर। हम ब्लड को कहाँ रोक रहे हैं ना, देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यू जाते जा रहा है ना ब्लड, एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। सी, हम क्या कहते हैं, जब कट लगता है, वुंड को जब कट लगेगा, सॉरी, वुंड को जब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में, तब कोआगुलेशन स्टार्ट हो रहा है। बॉडी के अंदर ये कोआगुलेशन स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो जब हम पाइप के थ्रू ब्लड को भेज रहे हैं, मींस हम उसको कहीं भी एयर कांटेक्ट नहीं ला रहे बच्चा जी।
तो यू डोंट रिक्वायर कोगुलेंट मैम देयर वो बोल रहे हैं एक्चुअली। अगर सेविंग करनी हो जैसे कि ब्लड हाँ डोनेशन की। प्रिजर्वेशन करते हो तो यस यस, ब्लड डोनेशन बैंक जो होते हैं, प्रिजर्वेशन जो होते हैं ना, हाँ उसमें हेपारिन डालेंगे बच्चा, हिस्टामाइन नहीं। हिस्टामाइन तो ऐसा केमिकल है, हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये दोनों जो होते हैं ना, वो जहां कहीं भी एलर्जीज हो रखी है आपके बॉडी में, स्पेसिफिकली बेसोफिल में और एक सेल आएगा मास्ट सेल करके, ये सिक्रीट करती है हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को। ये क्या करेगी, जैसी बॉडी में बेसोफिल के मास्ट सेल ने देख लिया कि यहाँ पे कोई ऐसा अननोन पार्टिकल आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी लोगों को ना कुछ खाने की एलर्जी होती है, मान लो मुझे कोई वेजिटेबल की एलर्जी है सपोज, मैंने अगर वो वेजिटेबल खा लिया, जैसे ही डाइजेशन होके बॉडी में वो पार्टिकल चला जाएगा वेजिटेबल का, झट से बेसोफिल पहचान जाएगा कि ये मेरे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, समथिंग विच इज एलर्जिक। उस टाइम पे क्या करेगा, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को सिक्रीट कर दिया जाएगा ताकि बॉडी के बाकी के सेल्स को एक्टिवेट कर सके एंड एलर्जी के रैशेस या एलर्जी के जो सिम्टम्स है वो दिखने लग जाएगा, सो दैट आपको बॉडी बता रहा है कि भाई ये तुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डोंट ईट इट। तो ये एक तरीका है बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का। तो हिस्टामाइन एंड हेपारिन को कंफ्यूज ना कीजिएगा। हेपारिन आपके बॉडी में ब्लड में एज अ नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, दिस इज अ नेचुरल एंटीकोआगुलेंट जो ब्लड को बॉडी के अंदर कोआगुलेट होना या क्लॉट होने नहीं देता है। कब तक, जब तक कोई वुंड ना लगे, वुंड को जब लगेगा तब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बट नेचुरली हेपारिन अंदर आपके कोआगुलेट करने नहीं देगा। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो? यस मैम मैं मैम। ये बोल रही हूँ ना कि मैम अगर जैसे हमारे क्लोटिंग वगैरह होती है या फिर हमारा ब्लड बाहर निकलता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो मैम वहां पर मतलब जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, लेकिन मैम वहाँ आपकी पे आवाज हेपारिन वर्क नहीं कर पाता क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है ना, इसलिए। मैम आपकी लेकिन हमारे आवाज ब्लड में बीच भी में तो कट गई ऑक्सीजन बच्चा वगैरह जी, होता आपकी है। आवाज बीच में कट गई। पारुल योर वॉइस आई वाज नॉट एबल टू मैम हियर मैं यू। ये पूछ रही हूँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम हमारे ब्लड के अंदर भी तो मैम ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो मैम ब्लड भी तो एयर के कांटेक्ट में है उस हेमोग्लोबिन समय। के कनेक्शन में है वो, इट इज इन कांटेक्ट विद हेमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी। ये हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, आरबीसी सेल ही अलग है, डब्ल्यूबीसी सेल अलग है, एंड ऑक्सीजन ये ओके आरबीसी मैम। के अंदर है। डब्ल्यूबीसी तो 4-5 दिन के होते हैं, एंड कितने कम अमाउंट में है यार, 50 से 55 लाख का आरबीसी कहाँ, एंड कुछ 6 to 8,000 डब्ल्यूबीसी कहाँ, एंड सेल के अंदर ऑक्सीजन है, बाहर का घूम रहा है ऑक्सीजन। तो उसके ऊपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना? समझ रहे हो पारुल? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये सोडियम ऑक्सलेट नंदिता, सोडियम ऑक्सलेट विल आल्सो एक्ट एज अ योर एंटीकोगुलेंट। हिस्टामाइन वासोडाइलेटर, सेरोटोनिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। हाँ, बट अभी वासोडाइलेटर वासोकॉन्स्ट्रिक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ो, किडनी जब सिखाऊंगी मैं, किडनी के बारे में एक्सक्रीशन तब बताऊंगी मैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा यार, इतना सारा अभी मत पढ़ो, बिकॉज यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अभी हमने बता दिया तो बच्चे विल बी नाउ कि मैम ये क्या है। सी, मैं बता ही दे रही हूँ कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, इसका कोई कनेक्शन यहाँ पे है नहीं। वैसोडाइलेटर मतलब जो मम्मी ब्लड बेसिकली वेसल्स, होता है ना। वेसल्स को डायलेट करेगा, मतलब क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। एंड जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो अभी हमने नंदिता ने बताया है, वो क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा बनाएगा। तो ये कब यूज होते हैं वाइसो डायलेटर एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर? मान लो ड्यू टू ओबेसिटी या ड्यू टू हाई फैट इंटेक, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, जब हार्ट अटैक वाली चीजें होती है ना, उस टाइम क्या हो जाता है, आर्टरीज के बीच में कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल या फैट्स अगर जम जाती है, तो मैम वैसोडाइलेटर जैसे ब्लड, मैम मेडिसिन हाई का ब्लड यूज होता प्रेशर उसमें भी यूज होता है। है। हाँ हाँ, तो ऐसे ये वैसोडाइलेटर के मेडिसिन मिलते हैं, उसको क्या करेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा एक्सपांड कर देंगे आर्टरीज को, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इज अ रेयर केस, इसको हम किडनी के रेगुलेशन में देखेंगे। कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या, कि जो बड़ी हो चुकी है आर्टरीज उसको छोटा करना। तो कॉन्स्ट्रिक्टर को ज्यादा यूज नहीं करते, डायलेटर एज अ मेडिसिन करके यूज करते ज्यादातर। वैसे इन दोनों का इस चैप्टर पे यहाँ पे कोई काम नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो these आर द डिफरेंट टाइप्स एंड देयर फंक्शंस। एक बार देख लो, अगर कुछ नहीं समझा है तो नाउ इज द टाइम यू कैन आस्क।
मैम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस है? हाँ, अभी तक वहां पे आए नहीं ना हम। लिम्फोसाइट्स रह गया क्या? चलो। यस हाँ, मैम। मोनोसाइट्स, हाँ मैं यही बता रही थी कि मोनोसाइट्स आर अगेन सेम लाइक द न्यूट्रोफाइल्स वाले फैगोसाइटोसिक सेल्स होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करके निगल के ही वो बैक्टीरिया को खाएंगे या फिर उनको अपने सर के ऊपर, सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगे ताकि दूसरे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करे। तो लिम्फोसाइट्स की बात जब आती है, लिम्फोसाइट्स कैन बी, मैम लेकिन मोनोसाइट्स बड़े होते हैं ना न्यूट्रोफिल से? हाँ साइज में ना, साइज की बात कर रहे हो? यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ, यस। हाउ डज इट मैटर? फिर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स के साथ साथ देयर इज वन मोर टर्म, मैक्रोफाजेस। ये मोनोसाइट्स ही क्या होते हैं पता है? और थोड़े मैच्योर होके मैक्रोफाज भी बनाते हैं, जो और बड़ा सेल होता है और बड़े बड़े बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है। तो अगर मैक्रोफाज भी अगर कहीं पढ़ते हो तो इट इज नथिंग बट अ मोनोसाइट का ही बड़ा, जैसे मोनोसाइट का बड़ा भाई है वो, सिंपली ऐसे। तो lymphocytes में we have T cell and B cell. Now I'm going into detail. T cell आगे फिर से TH and TC में डिवाइड होता है। B cell will now divide into plasma cells and memory cells. तो TH एंड T सेल्स ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो आया है वो कौन से तरीका का है। उसको हमको कोई केमिकल, TH मतलब हेल्पर सेल, हेल्प करते हैं वो डिफेंस में। TC मतलब ये केमिकल सिक्रीट करते हैं एंड बैक्टीरिया को मारते हैं। प्लाज्मा एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। नाउ एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर अगेन अ प्रोटीन्स, जैसे ग्लोब्यूलिन्स हमने देखा था प्लाज्मा में, जो ग्लोब्यूलिन हमारे देखा, वायरस और फाइब्रिनोजन बैक्टीरिया को देखा। फाइट करता है। पीछे जा रही हूँ मैं, देखा ना यस हमने। मैम। ग्लोब्यूलिन्स जो डिफेंस में है, एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस में, सॉल्ट्स एंड वाटर को ये मेंटेन करेगा। तो ये जो ग्लोब्यूलिन्स है ना, ग्लोब्यूलिन्स में हम आते हैं एंटीबॉडीज। तो इसके ऊपर भी पूरा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया ना 12th में, उसके गामा चैप्टर में आप ग्लोबुलिन। पूरा देखोगे आप। एंड मेमोरी सेल्स मतलब क्या? ये बहुत खूबसूरत सेल्स है। ये क्या करते पता है? ये याद रखेंगे, दे विल रिमेम्बर द प्रीवियस कि मैम इन्फेक्शन। कौन सी हमारी इन्फेक्शन हुआ था तो उससे हाँ, बना के रखते हैं एंटीबॉडी उसके लिए। करेक्ट। तो ये मेमोरी सेल्स बहुत फायदेमंद होती है एंड इसी की वजह से हमको जनरली ऐसा नहीं होता है कि बार बार हम बीमार गिर रहे हैं। हर बार बीमार गिरते हैं क्या? नहीं, वेरी रेयर। अगर कोई न्यू बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस था, दैट वाज समथिंग न्यू जो हमारे बॉडी को पता नहीं था। बट इसके पहले भी कितने सारे वायरस एंड बैक्टीरिया हर रोज, जब भी आप डे टू डे लाइफ में कोई ऐसे सांस लेते हो, कहीं बाहर जाते हो, आते हो, कोई टेबल सरफेस हो, कोई काम कर रहे हो, इवन माय हैंड्स, नाउ आई एम राइटिंग, तो मेरे हैंड्स अभी इतने साफ नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो आप डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हो। तो जब आप, व्हेन बेबी इज फॉर्म्ड, जब पैदा होता है, उस टाइम से लेके अडल्टहुड तक आपकी बॉडी हमेशा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है, ग्रो करती है। हर बार जो भी बैक्टीरिया आएगा, जो भी वायरस आएगा, उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें वर्क होगी। चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, बेसोफिल हो, ये सारी चीजें वर्क करेगी। बॉडी को हमेशा प्रिपेयर किया जाएगा, इम्यून सेल्स बना के रखा जाएगा। अगर ये लिम्फोसाइट्स ना बच्चा, ये तब काम आते हैं जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ताकतवर अगर इन्फेक्शन है, तो ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं। अगर छोटी मोटी एलर्जी है या छोटा मोटा हमारा सिंपली सर्दी खांसी जैसी छोटी छोटी चीजें है ना, तो उनमें ये वाले सेल्स काम कर देते हैं। बट व्हेन देयर इज अ सीरियस कंडीशन, देन लिम्फोसाइट्स विल गेट एक्टिवेटेड। तो दीज आर द टाइप्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स, या टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इतना डिटेल आपको है नहीं शायद, है क्या? प्लाज्मा, एंटीबॉडीज, मेमोरी सेल्स, इतना दिया है एनसीईआरटी में? आई यस डोंट थिंक मैम। इतना दिया है। नो मैम। नो नॉट मैम, नहीं रिक्वायर्ड। दिया हुआ है। 12th में आओगे, क्योंकि इतने लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके 11th में, इतने लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ 12th में बनेंगे, बट 12th में आप पढ़ोगे, इसके पूरे डिटेल्स पढ़ोगे, पिन पॉइंट पढ़ोगे आप। ओके, नाउ इट इज क्लियर, जिसने भी मुझे पूछा था। यस मैम। नहीं नहीं, इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन करेगा, बेसोफिल इन्फ्लेमेशन करेगा। एलर्जी और इन्फ्लेमेशन फर्क है ना बच्चा। इन्फ्लेमेशन मतलब जो सूजन आती है, जो किसी, अब फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बैक्टीरिया वायरस से हो। समटाइम्स इन्फ्लेमेशन कभी कभी
कोई डस्ट पार्टिकल जो होता है उसके वजह से जो चीज होगी दैट विल बी एलर्जी समझो। एंड अगर कोई वुंड हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है सपोज, एंड कोई वहां पे इंजुरी हुई है, तो दैट इंजुरी की जगह पे जो रेडनेस स्वेलिंग होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन। एंड जो कोई डस्ट पार्टिकल हो या कभी कभी मेडिसिन की एलर्जी होती है, कभी किसी खाने की एलर्जी होती है, कभी डस्ट की होती है, सो डिफरेंट डिफरेंट एलर्जीज। तो एलर्जीज एंड इन्फ्लेमेशन आर डिफरेंट थिंग्स। ऐसा हम मैम कह सकते हैं कि एलर्जीज के वजह से कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वी कैन से दिस कि एलर्जी कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है अगर किसी को किसी मेडिसिन की एलर्जी है एंड गलती से उसने वो मेडिसिन खा लिया, तो एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे वो कभी इंटेस्टाइन के ऊपर, कभी स्टमक के ऊपर स्वेलिंग दिखाएगा, सूजन दिखाएगा, मतलब इन्फ्लेमेशन दिखाएगा। तो यस, समटाइम्स एलर्जी कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, बट बोथ आर डिफरेंट। यस, मानसी समझे? मैम मैम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट WBC के कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे कैसे कहेंगे यार, सारे तो इम्पोर्टेंट है। आप किसी को ऐसे क्यों उठाओगे? यू कांट डिफरेंशिएट दैट ना। हर एक का अपना खासियत है, हर एक का अपना अपना अलग से फंक्शन है। तो व्हाई विल आई से कि ये पर्टिकुलरली ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये कहना ज्यादा सही भी नहीं रहेगा यार मेरे हिसाब से। तो आपको अगर हाँ किसी ने तो कहा है कि कोई सेल इम्पोर्टेंट है तो बताओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नो मी मैम ऐसा तो नहीं कहा। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। नो, हर एक का काम अलग है क्योंकि, एंड बहुत बार तो सीरियस कंडीशन में ये सारे एक साथ काम करते हैं, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। एंड कोई भी एक भी अगर कोलैप्स हो गया तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है फिर। मानसी यस, उसमें इयोसिनोफिल एक्ट करेगा। हाँ, तो जब अगर ऐसा हुआ है कि एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इन दोनों का भी नंबर बढ़ रखेगा। फिर इयोसिनोफिल का भी नंबर बढ़ेगा, बेसोफिल का भी नंबर बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है ना, वुंड्स वगैरह जो होती है, इंजुरी जो होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है, बट समटाइम्स इवन एलर्जीज कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। इंटरनल एलर्जीज होती है, अल्सर्स आते हैं स्टमक के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो अगेन इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जीज आर डिफरेंट, बट एलर्जी कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कैन नॉट लीड टू एलर्जी। इन्फ्लेमेशन से एलर्जी नहीं होगी, एलर्जी से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। समझे? मैम लीव करे क्लास, नेक्स्ट क्लास में। यस, लीव द क्लास, मुझे पता था। नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव द क्लास, कंटिन्यू कर लेंगे हम आगे। ओके बच्चा? बाय मैम। यस यस, बाय बाय मैम। बाय बाय।